In this lecture, we are going to start next segment of 12th physics, which is called modern physics. Modern physics में ये टोटल 4 चैप्टर्स हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें डी ब्रॉगली और ये सब सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पर. इसमें एटॉमिक फिजिक्स इसके बाद आएगा, इसमें बोर्स मॉडल होगा मेनली हमारे पास में पढ़ने के लिए एटॉमिक फिजिक्स. इसके बाद में थर्ड चैप्टर यहाँ पे है एक्सरे. एक्सरे जो टॉपिक है बेसिकली वो जे एडवांस के सिलेबस में है. कभी कभी जेई मेन में भी इससे सवाल पूछ ले जाते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है और बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है यहाँ पर ये. लेकिन जे एडवांस के लिए हम लोग करेंगे और बहुत छोटा सा टॉपिक है. और इसके बाद में नेक्स्ट होगा न्यूक्लियर फिज़िक्स. तो जनरली मॉडर्न फिज़िक्स ऐसा माना जाता है कि बहुत कम एफर्ट इसमें लगाना होता है और उससे अच्छे मार्क्स भी लिए जा सकते हैं. जैसे मैकेनिक्स वगैरह में और इलेक्ट्रो वगैरह में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत लेंदी भी होते हैं. लेकिन ये मॉडर्न फिज़िक्स के जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर से डेफिनेटली सभी सेगमेंट से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं और वो क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं विद लिटिल प्रैक्टिस. थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हम कर लें तो इससे क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाते हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे आने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पर इसमें. और अब तक हम जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स F=ma वाली फिजिक्स पढ़ते आए हैं अब तक हम यहाँ पे. लेकिन कई बार क्या होता है कि जब स्पीड्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, किसके कंपैरिजन में स्पीड आ जाती है, अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में अगर स्पीड होने लग जाती है और पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो बिल्कुल सब एटॉमिक नेचर पे या एटॉमिक लेवल पहुंच जाता है, तो उस केस में हमारी जो फिज़िक्स है या जो हमारी मैकेनिक्स है, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, वो सही रिजल्ट नहीं देती है. तो उस केस में हमें यहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स को छोड़ करके फिर कुछ और डिफरेंट मैकेनिक्स में जाना पड़ता है, जिसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं. तो व्हेन स्पीड्स आर कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन न्यूटोनियन मैकेनिक्स डज नॉट गिव द करेक्ट रिजल्ट्स. और उन केसेस में फिर हम जस्ट इसको थोड़ा सा टच कर रहे हैं यहाँ पे. इसके डिटेल में ऑब्वियसली हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको टच करना पड़ेगा क्योंकि समटाइम्स कहीं कहीं पर इसकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है. तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इसमें टच किए जा रहे हैं इसके. तो यहाँ पे जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम को आप इन जनरल यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, मोमेंटम इज़ मास इनटू वेलोसिटी. और मास जो होता है वो एक तरीके से जब स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है तो मास जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, मास वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा होता है. तो मास को यहाँ पर लिख लिया गया है कि m0 टाइम्स सम कांस्टेंट. ठीक है, m0 टाइम्स सम फैक्टर, कांस्टेंट नहीं है, फैक्टर है. m0 टाइम्स सम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. m0 को यहाँ पे बोलते हैं दिस इज़ द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, और m को बोलते हैं मूविंग. अगर पार्टिकल मूविंग है तो उसका मास. और m जो होता है, मास जो होता है, बढ़ जाता है, m इज़ ग्रेटर देन m0. और उसके लिए फॉर्मूला आप यहाँ पर आपने देखा भी होगा पहले भी, m इज़ इक्वल टू दिस इज़ रेस्ट मास डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर. ठीक है, तो m0 में जिस फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया गया है गामा, वो गामा यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर. अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि फैक्टर है 1 - v²/c². अगर v जनरली, अगर c से जनरली रियल लाइफ में बहुत कम ही होता है, तो v इज़ मच लेस देन c. तो उस केस में यहाँ पर ये 1 से काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि v²/c² है और मास नियरली m0 के बराबर हो जाएगा. तो जनरली हम पार्टिकल्स की जो स्पीड अपनी रियल लाइफ में देखा करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की स्पीड जो देखते हैं, ऑब्वियस है कि वो c की स्पीड से बहुत कम होती है. तो हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन कर पाती है, लेकिन इस लेवल पर आकर के फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल होनी स्टार्ट हो जाती है. तो वहाँ पर हमें कुछ इन रिलेशंस का यूज़ करना पड़ता है. अगेन आप फोर्स को dp/dt लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, लेकिन विद ए करेक्शन ऑफ कि आप यहाँ पर मास को क्या लिखोगे, इसमें मास को आप ये लिखोगे m0 डिवाइड बाय दिस. ठीक है, तो दिस इज मास एंड मास इनटू वेलोसिटी v. मास को जैसे आप आइंस्टाइन की थ्योरी के थ्रू जानते हो कि मास इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, E इज इक्वल टू mc², अ वेरी फेमस रिलेशन. m यहाँ पर एक तरीके से इसका मास है और मूविंग मास है. अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है तब भी उसमें एनर्जी जो है वो कंडेंस्ड है, और एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी, m0 × c². तो अगर वो रुका हुआ है तो उसकी एनर्जी m0 × c² है. अगर वो चल रहा है तो उसकी एनर्जी mc² है, वेयर m इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला m0 डिवाइड बाय दिस. और ये जो m है, क्योंकि ऑब्वियसली कि फैक्टर 1 से कम होगा, तो m जो होता है वो m0 से ज़्यादा होता है. तो अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो उसके पास में एनर्जी m0 c² है. चल रहा है तो c² तो आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर m आ रहा है. तो अगर m आ रहा है तो m m0 से ज़्यादा होता है, तो जो एनर्जी है वो e0 से ज़्यादा है. तो रुके हुए पार्टिकल से ज़्यादा एनर्जी होती है चलते हुए पार्टिकल में. एनर्जी में डिफरेंस आ गया, एनर्जी बढ़ गई यहाँ पर. तो दिस इज़ रेस्ट मास एनर्जी एंड दिस इज़ मूविंग मास एनर्जी.
इसके बाद काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे हम पहले से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब लिटरली उसका मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। काइनेटिक एनर्जी को एक्चुअल में हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं E माइनस ई नॉट, वेयर ई नॉट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड ई इज द मूविंग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर एम सी स्क्वायर, जब मूव कर रहे हैं तो एनर्जी को एम सी स्क्वायर लिखते हैं, जब रेस्ट पे है तो एम एम नॉट के बराबर हो जाता है क्योंकि वी जीरो हो जाएगा वहाँ पर, तो उस केस में ये एम नॉट इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो रुका हुआ था तब यहाँ पर ये एनर्जी थी, चलने लग गया तब ये एनर्जी है। तो चलने की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो रही है, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एनर्जी का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और फर्दर यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशंस कर रहे हैं इसमें। जैसे एनर्जी को आप एम सी स्क्वायर लिखोगे, एम के जगह पर आप ये एक्सप्रेशन लिखोगे एम नॉट डिवाइड बाई दिस क्वांटिटी, और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर ये, क्योंकि ये 1/रूट इस तरीके का है तो इसके पावर को आप बोलोगे कि हाफ है। अगर आप इसको ऊपर पहुँचा दो इस तरीके से तो पावर माइनस हाफ हो जाएगी। तो एम नॉट सी स्क्वायर इंटू दिस रेज टू पावर माइनस हाफ। इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया जा रहा है। तो बाइनोमियल अगर इसका एक्सपेंशन करते हैं तो 1 प्लस एन एक्स कुछ इस तरह की टर्म बनती चली जाती है। तो यहाँ पे कुछ 2-3 टर्म तक ही किया गया, अदरवाइज टर्म्स तो बहुत सारी आती चली जाएंगी इसके अंदर। तो ये कुछ टर्म्स तक यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया गया है। फिर मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखोगे तो फर्स्ट टर्म एम नॉट इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड टर्म में सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो वी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगली जो टर्म होगी उसमें वी फोर बाई सी स्क्वायर कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख दिया गया है। तो ये तो है एनर्जी जब पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, जिसको हमने एम सी स्क्वायर लिख रखा है कि दिस इज एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस एनर्जी में आपको दिखाई देगा साफ साफ कि दिस एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी आ रहा है, उसके बाद में बाकी की ये सारी टर्म्स आ रही हैं। तो बाकी की जो सारी टर्म्स आ रही हैं ये एक तरीके से रेस्ट मास एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी है, और एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर क्यों डेवलप हो रही है, चलने की वजह से। तो इधर का जो सारा एक्सप्रेशन है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ई माइनस दिस एम नॉट सी स्क्वायर कर दो आप यहाँ पर, ई माइनस ई नॉट जैसे यहाँ पे किया गया है। तो ई माइनस दिस इज द टोटल, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अब आपको लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो हमने कुछ और ही पढ़ रखा था पहले, तो वो सही है, लेकिन वो इस अप्रॉक्सीमेशन में सही है। अगर वेलोसिटी सी के कंपैरिजन में बहुत कम होती है तो आप देखो यहाँ पर कि आगे चल करके यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये v की हायर पावर्स आती चली जा रही हैं, और डिवाइड में यहाँ पर सी स्क्वायर इस तरीके के टर्म्स आ रहे हैं। तो v की ज़्यादा जो हायर पावर्स आ रही है यहाँ से इनको हमने नेगलेक्ट कर दिया, बस एक ही टर्म को रखा है यहाँ पर। इसमें जो v वाला टर्म है उसका एक ही टर्म हमने रखा, बाकी को नेगलेक्ट कर दिया। तो बाकी को नेगलेक्ट किया तो E इज इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जैसे मैंने बताया कि ये मूविंग मास एनर्जी है और ये रेस्ट मास एनर्जी, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और ये वही जाना पहचाना फार्मूला आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो जनरली जब हम यहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स और इतने सारे मैकेनिक्स हमने 11th में पढ़ी होगी, कभी भी हमने ये नहीं बात की कि चल रहा है तो मास इतना होगा, रुकेगा तब इतना मास होगा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम हुआ करती थी इसी के कंपैरिजन में, तो हमें उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, और इनकी हमें ज़रूरत भी पड़ने वाली है, तो इसलिए हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चल रहे हैं। तो दिस इज़ योर वेल नोन एक्सप्रेशन जिसमें हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये तब होती है जब मास जो है, जब वेलोसिटी जब है यहाँ पे सी से बहुत कम हो। इसके बाद में यहाँ पे एनर्जी का एक्सप्रेशन जो एम सी स्क्वायर है, यानी ये जो एक्सप्रेशन एनर्जी का जो एक्सप्रेशन एम सी स्क्वायर है, इसी को यहाँ पर मोमेंटम के टर्म्स में यहाँ पर लिखा गया, पार्टिकल के मोमेंटम के टर्म्स में। तो पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी अगर ई है तो ई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर का स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर है यहाँ पर, क्योंकि इधर स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर। ये इसका मैं डेरिवेशन यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, आप मैनिपुलेशन करके इसको प्रूफ कर सकते हो, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। प्लस ये मोमेंटम है तो पी सी का होल स्क्वायर, तो एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब वेरी यूजफुल रिलेशन, इसको आप यहाँ पे याद रखोगे। और देखने में ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके की फील देता है कि ये तो आपका है जब पार्टिकल मूव कर रहा है तब की एनर्जी ए स्क्वायर, और ऐसा लग रहा है कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो कंपोनेंट है रेस्ट मास एनर्जी और दूसरा कंपोनेंट है ड्यू टू मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है मूव करना, ठीक है। तो रेस्ट और मोमेंट, ठीक है, तो रेस्ट और मोमेंट का यहाँ पर कुछ एडिशन किया गया और उससे ये टोटल एनर्जी आ गई। इसके बाद में आगे अगर यहाँ पर बहुत बार हमको ऐसे केस मिलने वाले हैं जहाँ पे पार्टिकल का रेस्ट मास 0 होगा। अब देखिए अगर पार्टिकल का रेस्ट मास 0 है
तो रेस्ट मास अगर पार्टिकल का यहाँ पर 0 हो जाए तो ये m0 0 हो गया। अब मान लीजिए अगर ये 0 है लेकिन अब सपोज़ ये 0 नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि उसकी एनर्जी तो फिर हमेशा 0 हो जाएगी यहाँ पर। इसमें अगर ये 0 है यहाँ पर और ये 0 नहीं है तो फिर उसका तो E हमेशा ही 0 हो गया यहाँ पे। तो अगर किसी का रेस्ट मास 0 होता है तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि वो पार्टिकल के साथ श्योरिटी है कि वो C से चल रहा होगा, यानी कि 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहाँ पर बनेगा इसमें। तो जब भी किसी पार्टिकल का रेस्ट मास 0 होगा तो उसके जो स्पीड है वो C के बराबर होनी चाहिए। इसका उल्टा ही बोल सकते हैं, कई बार इसका रिवर्स पूछ लेते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्पीड C के बराबर है तो उसका रेस्ट मास क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर किसी पार्टिकल की स्पीड C के बराबर है तो मास इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है m0 डिवाइड बाई दिस। अगर ये v C के बराबर हो जाए तो नीचे 0 आ जाएगा, तो नीचे 0 आ जाएगा तो फिर तो इनडिटर्मिनेट हो गया, यहाँ पर ये अनडिफाइंड हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पर अब इसमें अगर ये भी 0 हो जाए तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी और उसकी लिमिट वगैरह जो भी होती है वो आ जाएगी वहाँ पर। तो हमें उस डिटेल में जाना नहीं है। तो हमेशा आप याद रखो कि अगर किसी पार्टिकल का रेस्ट मास 0 है तो उसकी जो स्पीड है वो C के बराबर होनी चाहिए, या फिर इस अदर वे राउंड कि अगर उसकी स्पीड C के बराबर है तो उसका रेस्ट मास 0 होना चाहिए। तो अगर ऐसे पार्टिकल्स हैं हमारे पास में जिसका रेस्ट मास 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर उसकी एनर्जी आपको लिखनी है तो ये तो गया 0 और यहाँ पर ये वाला टर्म बचा रहेगा इसमें PC का होल स्क्वायर वगैरह जो भी यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये हट गया, आप स्क्वायरिंग हटाओ दोनों साइड से तो E इज़ इक्वल टू PC के बराबर हो जाएगा। तो वैसे तो ये एक्सप्रेशन जो है सबके लिए वैलिड है, किसी भी तरीके का पार्टिकल हो, चाहे फोटोन हो चाहे कुछ भी हो, सबके लिए यहाँ पर ही वैलिड है। लेकिन जिसका रेस्ट मास 0 हो जाए उसमें स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केस बन जाता है कि E जो है वो इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं फोटॉन्स। तो आपने पहले भी ज़रूर इनके बारे में पढ़ रखा होगा। तो फोटॉन्स जो हैं क्या होते हैं, तो द पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में लाइट का जो पार्टिकल कैरेक्टर है, पार्टिकल नेचर है, उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। और लाइट को एक तरीके से ये माना गया है कि लाइट बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटोन। तो फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस पार्टिकल की, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन, तो इनको आपको थोड़ा सा याद रख लेना होगा। इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो लाइट के बराबर होती है। जैसे वैक्यूम में अगर चल रहा है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ये जो भी स्पीड है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, आप कोई भी फ्रेम चूज़ कर लो यहाँ पर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये स्पीड उतनी ही दिखाई देगी हर एक फ्रेम में। इसके अलावा रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। तो अगर रेस्ट मास फोटोन का 0 है तो E इज इक्वल टू PC, जो एक्सप्रेशन आया था वो उस तरीके का एक्सप्रेशन वैलिड होगा इसके लिए। फोटोन की एनर्जी का एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू hν, वेयर hν इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड hc/λ भी इसको लिखा जा सकता है, ν इज इक्वल टू c/λ। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो फोटोन का जो लीनियर मोमेंटम है P वो h/λ के बराबर भी होता है। h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, सभी को पता होगा, तो P इज इक्वल टू h/λ एंड दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू E/c, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। एक फोटोन जो है एक पार्टिकल की तरह किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड कर सकता है, एक मटेरियल पार्टिकल से कोलाइड कर सकता है। अब फोटोन में कोलाइड विद अ मटेरियल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ में कई सारे केसेस आएंगे कॉलिजन के, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह के साथ में कोलाइड कर सकता है, एक मटेरियल पार्टिकल के साथ कोलाइड कर सकता है। और इस तरीके की जो कॉलिजन होती है तो उसमें जो नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये कंजर्वेशन वैलिड होंगे उसमें। तो मोमेंटम एंड एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड इन दिस कॉलिजन्स। कई बार हम इन कॉलिजन में इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह या एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह यूज़ करके। और लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स हो सकता है कि वेरी कर जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कॉलिजन होता है तो उससे कुछ नए फोटॉन्स भी एमिट हो जाते हैं और कई बार फोटॉन्स यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स में और मे नॉट बी कंजर्व्ड, हो सकता है कि वो कंजर्व हो सकता है कंजर्व नहीं हो सकता है कि उनका नंबर बढ़ जाए, हो सकता है कि उनका नंबर कम हो जाए। तो इन दिस कॉलिजन्स ये कंजर्व नहीं होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होगा। फोटॉन्स जो होते हैं उन पे कोई चार्ज वगैरह होता नहीं है, और कैसे पता चलेगा उन पे चार्ज नहीं होता है, तो अगर उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी डिफ्लेक्शन उनमें क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। हम डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाते रह जाएंगे और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि फोटॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है।
तो उसके बाद में आप इनसे फोटोन थ्योरी से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहली कैलकुलेशन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ सोर्स पर सेकेंड। तो ये सारी कैलकुलेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम थ्योरी हमें पता हो तभी हम कर पाएंगे। हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस और कैलकुलेशन की अपनी जो स्किल्स है उसको अगर हम यूज़ करें तो ये सारी कैलकुलेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें सब कुछ पता है, फॉर्मूलेज वगैरह। तो अगर मुझे यहाँ पे जो भी यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, लाइट का जो भी सोर्स है, अगर उसकी पावर दी जाए, सपोज़ मैं यहाँ पे जो भी सोर्स उसके पावर को P एज्यूम कर लेता हूँ, तो पावर ऑफ दिस सोर्स सपोज़ यहाँ पे P के इक्वल है। यहाँ पे कोई सोर्स रखा है मान लीजिए और उससे लाइट यहाँ पर हर एक डायरेक्शन में निकल रही होगी। तो सपोज़ लाइट 10 मैंने यहाँ पे बस इसको ऐसे बस पॉइंट की तरह दिखा दिया है। तो हर एक डायरेक्शन में जो लाइट इससे निकल रही है, तो लाइट निकल रही है, तो जो लाइट निकल रही है वो कितनी एनर्जी निकल रही है यहाँ से। अगर मैंने पावर एज्यूम किया तो पावर का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो पर सेकेंड यहाँ पर इतनी जूल एनर्जी इससे निकल रही है। अब मुझे ये पता करना है कि इससे फोटोन कितने निकल रहे हैं। तो बस मुझे पता होना चाहिए कि एक फोटोन जो इससे निकल रहा है उस फोटोन के पास में एनर्जी कितनी है। तो वो या तो मुझे लैम्डा पता होना चाहिए या फिर इसकी फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो उससे मैं एक फोटोन की एनर्जी पता कर सकता हूँ। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन दिस इज़ गिवन बाय या तो एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। इसका यूज़ करके आप एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो कितनी होनी चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने फोटोन्स ये एमिट कर रहा है, तो कितनी एनर्जी यहाँ पर ये एमिट कर रहा है और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, डिवाइड कर लें इसको, तो उससे पता चल जाएगा नंबर। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी कैलकुलेशन, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। इसको अगर मैं n से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ, लेट्स से स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो स्मॉल n से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ तो p डिवाइडेड बाय एच न्यू भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर इसको, या p डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा लिखा जा सकता है। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटेंसिटी इट इज़ एनर्जी क्रॉसिंग या फिर एनर्जी इंसिडेंट लिख सकते हैं। इट इज़ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लेकिन ये एरिया जो होना चाहिए यहाँ पर, ये होना चाहिए एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, जो एरिया होना चाहिए वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होना चाहिए। तो अगर मेरे को वहाँ पर पता चल जाता है कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो मैथमेटिकली, E इज इक्वल टू एक तरीके से पावर हो गया यहाँ पर, ठीक है। पावर यहाँ पर क्या होता है, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी आ रही है डिवाइडेड बाय एरिया परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। आप इस तरीके से इसको यहाँ पर दिखा सकते हो। ऑब्वियसली इसके जो यूनिट है वो यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो पावर होता है यहाँ पर वाट में और एरिया यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो वाट पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर इसकी यूनिट होगी इंटेंसिटी की। अब इंटेंसिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज। तो इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, सपोज एक सोर्स है यहाँ पे लाइट का जो कि पॉइंट के फॉर्म में है, जस्ट हम उसको एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो सपोज एक पॉइंट सोर्स कहीं पे रखा हुआ है और इस पॉइंट सोर्स से हर एक डायरेक्शन में यहाँ पर 3 डायमेंशनली यहाँ पे तो जो हम डायग्राम बनाते हैं वो तो 2D दिखाई देता है, ये 3 डायमेंशनली इस तरीके से यहाँ से लाइट निकल रही होगी, या ये कह लें कि एनर्जी निकल रही होगी यहाँ पर। तो अब मुझे अगर इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे, तो इसकी इंटेंसिटी सपोज मेरे को अगर यहाँ से r डिस्टेंस पे कैलकुलेट करनी है, तो इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r, सपोज ये जो सोर्स है, इस सोर्स की पावर को मैं P एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी यहाँ पर निकल रही है पर यूनिट टाइम P के बराबर, जूल पर सेकेंड।
तो पी जूल पर सेकेंड इतनी एनर्जी ये 3 डायमेंशनली हर एक डायरेक्शन में एमिट कर रहा है, ठीक है। इसको तो पता नहीं है कि कहाँ पे क्या है, तो 3 डायमेंशनली यूनिफॉर्म तरीके से अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा होगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पर इंटेंसिटी तो एरिया पे भी डिपेंड करती है कि जहाँ पर लाइट पहुँच रही है वहाँ का एरिया कितना है, ठीक है। आपने देखा होगा या फिर जनरल नॉलेज, ये एक कॉमन जनरल नॉलेज भी है कि दोपहर के समय पे हमें लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन जैसे जैसे सुबह या शाम होती है तो उस केस में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो उसके लिए हमने बचपन में इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी कि पहले जब लाइट आती है दोपहर में तो वो इस तरीके की आती है, और उसके बाद में जब लाइट आती है तो उस तरीके की आती है, उसको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। कुछ उसी तरीके का फंडा यहाँ पर भी है। मुझे अगर इंटेंसिटी यहाँ पर निकालनी है इसमें, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए अब मैं इसके सामने कुछ ऐसा एरिया रखूँगा जहाँ पे लाइट ऑटोमेटिकली एक तो सिमेट्रिकली गिरे और ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो उससे इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना हमारे लिए आसान रहेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसके जस्ट सामने ये जो भी सोर्स है, इस सोर्स के सामने यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस को रख देता हूँ, ठीक है। किसी रेडियस स्मॉल आर का स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे बना लेते हैं और उस स्फेरिकल सरफेस से यहाँ पे लाइट को पास कराते हैं, ठीक है। सपोज कुछ उस तरीके का ले लेते हैं यहाँ पर, और तो जो भी लाइट यहाँ से निकल रही है वो लाइट यहाँ पर कुछ इस तरीके से जा रही होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इस पर पड़ रही होगी लाइट, और क्योंकि मैंने यहाँ पे इस तरीके का स्फेयर लिया है और उसका सेंटर सोर्स पे ले लिया है कि जो हमारा सोर्स है वही इस स्फेयर का सेंटर है, तो बोल सकते हैं कि लाइट जो है हर जगह सही तरीके से पड़ रही होगी। यहाँ पर सही तरीके से मतलब यूनिफॉर्मली पड़ रही होगी, कोई पॉइंट स्पेशल नहीं होगा। तो ये जो पूरी पावर P है इसकी, वो पूरी पावर आप बोल सकते हो कि इसका जो सरफेस एरिया उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। क्या एरिया परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो एरिया परपेंडिकुलर का मतलब सरफेस, ठीक है। तो सरफेस यहाँ पर कुछ इस तरीके की है ये, तो ऑब्वियस है कि सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरीके से लाइट आ रही होगी। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, जब हम सरफेस के हिसाब से बोलते हैं तो एरिया वेक्टर, एरिया अलग चीज़ होती है। जब हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो अलग होता है। जब आप वेक्टर के टर्म्स में बात करोगे तो आप ये बोलोगे कि प्रोपगेशन के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये जो एरिया वेक्टर है वो प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होना चाहिए। सरफेस के हिसाब से बात करेंगे तो सरफेस परपेंडिकुलर टू दी प्रोपगेशन होना चाहिए। तो या तो आप ये बोल दो प्रोपगेशन और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, या फिर सरफेस के हिसाब से बोलेंगे तो सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन। तो इंटेंसिटी अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो इंटेंसिटी अब यहाँ पर हो जाएगा I इज इक्वल टू, तो टोटल ये आपका जो एरिया है, इस एरिया पे टोटल कितनी पावर आ रही है, तो पावर यहाँ पे P के बराबर आ रही है, और फिर यहाँ पर इसमें कितना एरिया है इसका, और ये पूरा एरिया ही परपेंडिकुलर है। हर छोटे छोटे जगह पर आप देखोगे कि प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सरफेस है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत आसानी से हम इंटेंसिटी बता सकते हैं। तो इंटेंसिटी इज़ P डिवाइड बाई 4πr², और इसमें आप ये चीज़ ध्यान दे सकते हो इसमें कि इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² यहाँ पर हो जाएगा इसमें। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए आप देख सकते हो इंटेंसिटी कितनी तेज़ यहाँ पे कम होती जा रही है। अगर मैंने यहाँ पर एक छोटा स्फेयर लिया होता तो कम एरिया पे लाइट स्प्रेड होती, और बड़ा स्फेयर लूँगा तो और थोड़े बड़े एरिया पे लाइट स्प्रेड होगी। तो जितना बड़ा यहाँ, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये स्फेयर का रेडियस बड़ा होता जाएगा, स्फेयर का एरिया बढ़ता जाएगा, तो उतनी ही पावर है, उतनी ही लाइट है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे अगर स्प्रेड होगी तो उसकी इंटेंसिटी फिर कम हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर ले रहे हैं इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन सोर्स। तो सपोज़ हमारे पास में यहाँ पर एक इनफाइनाइट इस तरीके का लाइन सोर्स है, और इसके लिए मुझे इंटेंसिटी पता करनी किसी आर डिस्टेंस पे। तो अगेन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कि देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पर एनर्जी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट की केस में यहाँ पर एक सिलेंडर हमें यहाँ पर फॉर्म करना पड़ेगा इंटेंसिटी डिसाइड करने के लिए। तो सिलेंडर आप इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हो इसमें। तो सपोज दिस इज द सिलेंडर, और जो भी एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पर किसी एक प्लेन में अगर आप ड्रॉ करो तो उस प्लेन में यहाँ पर इस तरीके से रेडियल होंगी। इसको आप कंप्लीटली यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर के साथ में, कुछ उसी तरीके का कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, तो यहाँ पर अब यहाँ ये जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटीज़ अगर इसके सोर्स की पावर अगर मान लीजिए यहाँ पर P है, और सपोज़ जो वायर है, वायर की लेंथ अगर मान लीजिए L है, तो मेरे को अगर R डिस्टेंस पर निकालना है तो ये एरिया हो जाएगा 2πRL, जिस पे यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है।
यहाँ पर अगर वेरिएशन देखिए, वेरिएशन किस टाइप का है, तो इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जो पॉइंट सोर्स था वहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा था, और यहाँ पर अगर ये लाइन सोर्स है इन्फिनिट, तो उसके लिए यहाँ पे आर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं इंटेंसिटी ड्यू टू अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बहुत बार हमें ये वाले केसेस मिलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, एक सिंपल अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है यहाँ पर, सपोज ये जो बीम है, बीम इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह की पैरेलल बीम है यहाँ पर। हो सकता है कि यहाँ पे कोई टॉर्च हो, लेट्स से देयर इज़ अ टॉर्च, और टॉर्च का यहाँ पर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जहाँ से लाइट निकल रही है। जस्ट मैंने यहाँ पे विजुलाइज करने के लिए इस तरीके का एक अज्यूम कर लिया कि लेट्स से यहाँ पर एक टॉर्च है, और उस टॉर्च से सपोज यहाँ पे लाइट जो है इस तरीके से निकल रही है, और इसका जो एरिया है वो एरिया मान लीजिए यहाँ पर ये ए के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी एरिया लेता हूँ इस तरीके का, तो अगर मैं यहाँ कहीं पर भी इस तरीके का एरिया इसमें ले लूँ यहाँ पे, तो सपोज़ ये पावर पी है इसकी, तो इस तरीके के पैरेलल बीम में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एनर्जी का अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ही पूरी की पूरी पावर पी आ रही है इस पूरे एरिया पे। तो ये जो एरिया, इस एरिया पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये एरिया अगर मैं जस्ट इसके सामने रख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी हो जाएगी सिंपली पी बाई ए। पी बाई ए इज़ द इंटेंसिटी, दिस एरिया इज़ ए, यानी कि पूरी लाइट के सामने यहाँ पे पूरा कंप्लीट एरिया मैंने यहाँ पर रख दिया है। अगर मैं छोटा एरिया रखूँगा तो वहाँ पर पावर कम पहुँचेगी, तो पावर फिर वहाँ पर हमें पता नहीं है कि कितनी होगी, इसलिए मैंने पूरा एरिया यहाँ पर ले लिया। अब आप कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पर भी अगर आप छोटा सा कोई एरिया लेते हो तो इंटेंसिटी आप बोलोगे कि उतनी होगी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पी बाई ए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जस्ट परपेंडिकुलर ना रखूँ, कुछ यहाँ पर इसको अगर मैं टिल्ट कर दूँ, सपोज़ यही है और यही अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूँ, ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ पर इसको यहाँ से ये थीटा टिल्ट कर दिया यहाँ पर इसमें इस तरीके से, तो ऑब्वियस है कि ये एरिया अब उतना तो नहीं है, यहाँ पर ये ए के बराबर नहीं होगा यहाँ पर ये एरिया। अगर आपने इसको ऐसे टिल्ट किया है तो इसका एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में था, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में हो जाएगा। और सपोज़ ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं A1 बोल देता हूँ, लेट्स से दिस एरिया इज इक्वल टू A1। तो अगर आपको इसके लिए यहाँ पर अगर लिखना है तो इसका एरिया वेक्टर A1 का ये डायरेक्शन हो गया, प्रोपगेशन का ये डायरेक्शन है, और इसमें एंगल थीटा क्रिएट हो जाएगा। जितना आप इसको रोटेट करोगे उतना ही नॉर्मल या एरिया वेक्टर रोटेट कर जाएगा। तो इसके लिए अगर आपको इंटेंसिटी लिखनी है तो यू हैव टू राइट P डिवाइडेड बाय A1 cos थीटा। ठीक है, A1 का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि प्रोपगेशन के डायरेक्शन में है, तो A1 का वो कंपोनेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये हो जाएगा, दिस कंपोनेंट विल बी A1 cos थीटा। तो P डिवाइड बाई A1 cos थीटा, और A1 cos थीटा इनफैक्ट यहाँ पर A के बराबर ही आएगा। ठीक है, A1 cos थीटा इज इनफैक्ट इज इक्वल टू A। तो इंटेंसिटी का आपको वही आंसर मिलने वाला है, चाहे उसको कैलकुलेट करने के लिए आप एरिया यहाँ पर कोई सा भी ले लो इसमें, लेकिन अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम आंसर। कई बार हमें थोड़ा अदर वे राउंड भी करना पड़ता है। समटाइम्स हमें इंटेंसिटी दी होती है कि किसी एरिया पे क्या इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, और फिर हमको यहाँ पर पावर कैलकुलेट करना पड़ता है कि पावर कितनी इंसिडेंट हो रही है। तो अगर हमें यहाँ पर ये काम करना पड़े तो इसको किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो वी आर गिवन द इंटेंसिटी और हमें पावर इंसिडेंट निकालना है। तो फॉर पावर इंसिडेंट, P इज इक्वल टू इंटेंसिटी को आपको A परपेंडिकुलर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और थोड़ा सा आप यहाँ पर इसमें ये सिमिलैरिटी इसके देख सकते हो फ्लक्स के साथ में। फ्लक्स और ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। जैसे फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लीजिए आप कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाता है E और डॉट A हो जाता है, E डॉट A कुछ इस तरीके का आता है यहाँ पर इसमें। और आप ये बोलते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके का है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके सामने जस्ट परपेंडिकुलर अगर आप एरिया रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर अगर आप एरिया ए रख दो, तो फ्लक्स सिंपली E इंटू ए हो जाएगा। तो फ्लक्स सिंपली E इंटू ए के बराबर हो जाएगा जब यहाँ पर एरिया परपेंडिकुलर हो। वही बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि लाइट आ रही है यहाँ पे विथ सम इंटेंसिटी। अगर लाइट कुछ इंटेंसिटी, अगर आई की लाइट यहाँ पे आ रही है और उसके जस्ट सामने अगर मैं यहाँ पे एरिया रखता हूँ परपेंडिकुलर एरिया, तो मैं पावर को सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ आई इंटू ए। लेकिन अगर यहाँ पर ये एरिया टिल्टेड है या कुछ इस तरीके का है, तो अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में भी अगर ये एरिया टिल्टेड वगैरह है, तो हम क्या करते हैं, ई और ए के बीच का एंगल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं। तो वैसे तो ये इंटेंसिटी को मैं यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट इसका कुछ वैसा ही है।
you can treat it like this, you can treat it like this, P इज इक्वल टू, ठीक है, आई डॉट ए टाइप का है यहाँ पर कुछ। इंटेंसिटी का डायरेक्शन आप कौन सा डायरेक्शन ले लो, जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है, प्रोपगेशन हो रहा है वो इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है लेकिन कुछ इस तरीके की फील दे रहा है यहाँ पर कि यू कैन ट्रीट इट लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी, और उससे आप पावर इंसिडेंट निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कोई एरिया है यहाँ पर, और ये एक पैरेलल बीम आ रहा है। पैरेलल बीम में हर जगह इंटेंसिटी वही रहती है, ठीक है, पैरेलल बीम इंटेंसिटी हर जगह वही रहेगी। तो सपोज आई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है और ये नॉर्मल के साथ में एंगल थीटा बना रही है, और नॉर्मल के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है यहाँ पर इसमें। तो इसका मतलब नॉर्मल और जो इंटेंसिटी के डायरेक्शन है, लाइट के डायरेक्शन है, एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे। तो अगर मेरे को आई इंटेंसिटी गिवन है तो पावर इंसिडेंट अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे तो आई ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगर वही थीटा 0 डिग्री हो जाता तो उस केस में आई इंटू ए हो जाता फिर यहाँ पर ये। तो इसका ध्यान रखेंगे किस तरीके से हमें यहाँ पर पावर इंसिडेंट निकालना है, एरिया परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस एरिया का प्रोजेक्शन ले लिया, जैसे यहाँ पर इस वाले केस में भी अगर आप इसका प्रोजेक्शन लो तो प्रोजेक्शन यहाँ पर यही वाला एरिया है जिसको आप ए बोलोगे। यहाँ पर अगर आप इसका प्रोजेक्शन ले लो और प्रोजेक्शन ऐसे लो कि यहाँ पर जो भी इंसिडेंस है इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, तो अगर आप इस एरिया का प्रोजेक्शन लोगे यहाँ पे तो ये वाला जो एरिया मिलेगा आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा इज बेसिकली द प्रोजेक्टेड एरिया, जो एरिया जस्ट यहाँ पर इंसिडेंस के जस्ट सामने आ रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है, दैट विल बी ए कॉस थीटा। तो आपको ये प्रोजेक्टेड एरिया इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली बस ये देखो कि जो लाइट आ रही है इंसिडेंस और एरिया वेक्टर के बीच में क्या एंगल बन रहा है, वो एंगल आप यहाँ पे यूज़ कर लो। और एंगल के चक्कर में कई बार स्टूडेंट्स कई बार परेशान भी होते हैं कि लाइट इस तरीके से आ रही है, एरिया वेक्टर किधर लेना है किधर नहीं लेना है। तो किधर लेना है किधर नहीं लेना उससे मतलब नहीं, हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, चाहे आप इसको नीचे लो ऊपर लो। एक बार लोगे तो एंगल पाई माइनस थीटा बोल दोगे, एक बार थीटा बोल दोगे अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो कॉस पाई माइनस थीटा से बस एक माइनस का फर्क पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आपको जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज आंसर करना है कि पावर कितनी इंसिडेंट हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं फोटोन फ्लक्स। तो इसको लिख लेते हैं क्या होता है ये। तो इट इज़ नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो दिस इज फोटोन फ्लक्स। कई बार क्वेश्चंस में वो फोटोन फ्लक्स डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, वो कुछ डेटा दे करके पूछ लेंगे कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम यहाँ से कितने फोटोन्स निकल रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली इस टर्म का यूज़ करें क्वेश्चंस में, और थोड़ा भी हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर तुरंत हमें पता चल जाना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे क्वांटिटी देखी इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी हमें ये बताता है कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। तो अगर हमें एनर्जी पता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें फोटोन पता करना है कि फोटोन कितने निकल रहे हैं वहाँ से, तो इंटेंसिटी को डिवाइड कर देंगे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से। तो बहुत सिंपली हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 5p फोटोन फ्लक्स दिस इज इक्वल टू इंटेंसिटी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एच न्यू, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा। कई बार यूनिट एरिया नहीं होता, कई बार एरिया स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर एरिया स्पेसिफाई कर रखा है, सपोज फ्रॉम एरिया ए कितने फोटॉन्स गुजर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम ही दिया है सपोज यहाँ पे पर यूनिट टाइम। तो ये नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बस इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया, आई ए बाय एच न्यू या फिर आई लैम्डा ए डिवाइड बाय एच सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर टाइम भी दे दिया गया कि इतने टाइम में, तो उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इसमें। तो बहुत कॉमन सेंस टाइप की चीज़ें यहाँ पर इसमें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन फॉर्मूलेस को एग्जैक्टली याद ही रखो। याद रहते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी रहते हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, जस्ट डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये सब करना है, उससे हम आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं फोटोन डेंसिटी। तो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इट इज़ नंबर ऑफ फोटॉन्स per unit volume in a region
तो किसी रीजन में जहाँ पे लाइट अवेलेबल है, ऑब्वियसली बात है लाइट होनी चाहिए तभी हम फोटोन की बात करेंगे। तो किसी रीजन में पर यूनिट वॉल्यूम कितने फोटॉन्स हैं उसको हम बोलेंगे फोटोन डेंसिटी। अब इस फोटोन डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं यहाँ पे। तो कैलकुलेशन पर्पस आसान करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं एक सिलेंड्रिकल रीजन ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल रीजन है और इस वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे कितने फोटॉन्स हैं। तो ये जो सिलेंडर, सपोज इस सिलेंडर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस एरिया को मैं यहाँ पर ए के बराबर एज्यूम कर लेता हूँ और इसकी जो लेंथ है इसको डेलिबरेटली मैं यहाँ पे सी डेल्टा टी ले लेता हूँ। तो सी डेल्टा टी यहाँ पर ये हो जाएगा इसमें इसकी लेंथ, और सपोज़ यहाँ पे एरिया ए हो जाएगा इसमें। अब मैं यहाँ पर अब ये देखना चाहूँगा कि सपोज़ ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सपोज़ इधर की तरफ प्रोपगेशन हो रहा है, तो सपोज़ यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल्टा टी टाइम में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग द एरिया इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी टाइम में यहाँ से कितने फोटॉन्स क्रॉस करेंगे, मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ। तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे जो ही फोटोन क्रॉस करेंगे, जैसे हमारा जब भी टाइम इंटरवल, हमने स्टॉप वॉच लिया और हमने टाइम इंटरवल स्टार्ट कर दिया डेल्टा टी का, तो जो बिल्कुल यहाँ पर इससे सटे हुए होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद में जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, तो जब हमने टाइम इंटरवल स्टार्ट किया था तो जो यहाँ पर रहे होंगे वो भी किसी न किसी समय में यहाँ पर गुजर जाएंगे, और जब हमने टाइम इंटरवल स्टार्ट किया और उस समय पे जो यहाँ पर थे उनको यहाँ तक पहुँचने में, इस क्रॉस सेक्शन तक पहुँचने में डेल्टा टी का समय लग जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सी डेल्टा टी ले रखा है और सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो यहाँ पर थे, टाइम इंटरवल के ख़त्म होते होते वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डेल्टा टी टाइम में ये जो एरिया, इस एरिया से वही फोटॉन्स निकलेंगे जो कि इस वॉल्यूम के अंदर अंदर हैं। इस वॉल्यूम के अंदर अंदर के सारे फोटॉन्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन क्रॉसिंग द एरिया इन डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ से कितने निकलेंगे, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर ज़रूरत होगी इंटेंसिटी की। तो सपोज़ जो लाइट है उस लाइट की इंटेंसिटी को मैं यहाँ पर आई के बराबर एज्यूम कर लेता हूँ। तो आई यहाँ पर इंटेंसिटी है। आई इंटेंसिटी मेरे को क्या देगा, यहाँ पे यूनिट एरिया यूनिट टाइम में यहाँ पर कितनी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एरिया ए है, टाइम डेल्टा टी है, तो टोटल यहाँ से कितनी एनर्जी निकल गई, तो टोटल यहाँ से कितनी एनर्जी निकल गई उसको मैं डिवाइड कर दूं कि एक फोटोन की कितनी एनर्जी, एच सी बाई लैम्डा। तो एक बार वापस से यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी क्रॉस करती है वो है। अब मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने एरिया से इतने टाइम में कितनी एनर्जी निकल जाएगी वो आ गया। फिर उसके बाद में एनर्जी को मैंने एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दिया, तो कितने फोटोन्स यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं वो आ गया। अब ये जब फोटोन्स क्रॉस कर रहे हैं वो वही फोटोन है जिस वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर रहे होंगे। तो मैं इससे यहाँ पर डेंसिटी कैलकुलेट कर पाऊँगा। तो डेंसिटी इज़ इक्वल टू, बस इस ये जो क्वांटिटी आई है इसको आप यहाँ पर इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पर लिखते हैं इसका, तो आइए डेल्टा टी लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी, और वॉल्यूम यहाँ पर कितना है इसका, तो ए और लेंथ सी डेल्टा टी। तो कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं, ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये डेल्टा टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर ये आ जाएगा आई लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। तो जो भी अब तक हमने डिस्कस किया उसके एप्लीकेशन को समझने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम HCV क्वेश्चन नंबर 5। तो इट सेज व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द सरफेस ऑफ अर्थ रिसीव्स 1.4 × 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ सनलाइट। तो इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी हमें यहाँ पे दी जा रही है, दैट इंटेंसिटी इज 1.4 × 10⁻³। तो दिस इज द इंटेंसिटी। अज्यूम दैट द लाइट इज मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि जैसे लाइट, जो भी लाइट होती है उसमें कई सारे कलर्स होते हैं, कई सारे वेवलेंथ होते हैं। तो हमें ये मानना है कि ऑन एन एवरेज जो लाइट की वेवलेंथ है, एवरेज वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब कि मेड अप ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ। तो दिस वेवलेंथ इज गिवन एज 500 नैनोमीटर। फिर उसके बाद में दिया गया यहाँ पे इसमें कि दैट नो लाइट इज एब्जॉर्ब्ड इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ सरफेस। बीच में कोई लॉस नहीं होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज़ 1.5 × 10⁻11। तो सपोज़ यहाँ पर ये सन और ये अर्थ, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है
this distance is given as r and this r is given by 1.5 into 10 raised to power 11 meter. Calculate the number of photons falling per second on each square meter of Earth's surface directly below the sun. तो पर सेकेंड बात हो रही है यहाँ पर एक तो, और ऑन ईच स्क्वायर मीटर यानी कि पर मीटर स्क्वायर यानी कि पर यूनिट एरिया. तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अर्थ पे कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं वो हमको पता करना है, और हमको इंटेंसिटी पता है कि पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एनर्जी कितनी पहुँच रही है. तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एनर्जी कितनी पहुँच रही है, तो एनर्जी को अगर हम एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दें तो उससे हमारा काम बन जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए. तो फर्स्ट पार्ट लेट अस सॉल्व दिस. तो फर्स्ट पार्ट में जो ये नंबर है, ये नंबर यहाँ पर इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन हो जाएगा. तो जो भी डेटाज़ हैं सभी डेटाज़ को आप यहाँ पर रख सकते हो. तो आई यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 1.4 इंटू 10 की पावर 3. लैम्डा को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो 500 इंटू 10 की पावर -9. और एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 और 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट. तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर करीब करीब 3.5 इंटू 10 की पावर 21 आ जाएगा. फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी फोटॉन्स आर देयर इन ईच क्यूबिक मीटर नियर दी अर्थ सरफेस एट एनी इंस्टेंट. तो अर्थ के जो सरफेस है उसके आसपास यहाँ पर, अर्थ के सरफेस के आसपास यहाँ पर अगर मैं 1 मीटर क्यूब ले लूँ यहाँ पर, तो उसमें कितने फोटॉन्स होंगे. तो एक तरीके से फोटोन डेंसिटी पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली. तो इनडायरेक्टली दिस इज फोटोन डेंसिटी, और अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखा है कि फोटोन डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो आई लैम्डा डिवाइड बाई एच सी स्क्वायर के बराबर हो जाता है. और या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर रखा है उसके आंसर को जस्ट आप यहाँ पे सी से डिवाइड कर लो, तो तब भी आंसर हो जाएगा. तो 3.5 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय द सी 3 इंटू 10 की पावर 8. तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट 1.17 इंटू 10 की पावर 13. ठीक, करीब करीब ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर फोटोन डेंसिटी. फिर उसके बाद है, हाउ मेनी फोटॉन्स डज द सन एमिट पर सेकेंड. तो सन जो है वो पर सेकेंड कितनी एनर्जी, कितने फोटॉन्स यहाँ पर एमिट कर रहे हैं. तो उसके लिए सन की पावर हमें देखनी पड़ेगी कि सन की पावर यहाँ पे कितनी है, पर यूनिट टाइम सन कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, और एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करके फिर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हैं कितने होंगे. तो कितना सन की पावर कितनी है उसके लिए हम यहाँ पर, हमें इंटेंसिटी पता है कि आर डिस्टेंस पे सन की वजह से इंटेंसिटी कितनी है. तो इंटेंसिटी होती है पावर डिवाइड बाय 4 पे आर स्क्वायर. सन को एक तरीके से हम, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम एक तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स की तरह ही ट्रीट करके चलेंगे इसमें, कि अर्थ के लिए एक तरीके से पॉइंट सोर्स के जैसे बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर ये, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. किसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, तो इनकी जो भी रेडियस वगैरह है, इन रेडियस के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. तो आई इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 4 पे आर स्क्वायर. तो यहाँ से आप यहाँ पे अर्थ, ये जो सन है, सन की पावर निकाल लो. तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4 पे आर स्क्वायर, दिस इज़ द पावर ऑफ सन. और उसके बाद में आपको ये नंबर निकालना है, तो ये नंबर हो जाएगा पावर ऑफ सन डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा. ठीक है, एक फोटोन के जैसे डिवाइड कर दिया, तो पावर इज़ आई 4 पे आर स्क्वायर. ठीक है, जस्ट वैल्यूज़ आपको इसमें पुट करनी है, लैम्डा डिवाइड बाय एच सी. तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आप पुट करते हो तो आंसर जो है करीब करीब 9.9 इंटू 10 की पावर 44 नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये आंसर मिल जाएगा.